हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं हमारे इर्द-गिर्द, बड़ी अहम खबरें आ रही हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बाकी दुनिया भर से। लेकिन क्योंकि इस रीजन में मैं हमेशा बात करता हूं कि पाकिस्तान, इंडिया और चीन, वैसे तो और भी कंट्रीज़ हैं, लेकिन आपस में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से हमें फिर खबरों की या फिर न्यूज़ की हेडलाइंस बनती है। डॉक्टर जयशंकर फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं इंडिया के, और बड़े एक्टिव आदमी हैं, बड़े तगड़े, बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, और बड़े टॉप के डिप्लोमेट्स में उनका शुमार होता है। वो अक्सर हम उनको सुनते रहते हैं, चीन के हवाले से भी, पाकिस्तान के हवाले से भी। अभी क्योंकि बातें हो रही है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि हमें रिवाइव करना चाहिए ट्रेड एंड बिजनेस विद इंडिया, इसहाक डार साहब ने। तो खैर, उनसे सिंगापुर में किसी ने पूछा कि जी पाकिस्तान के साथ रिलेशंस कैसे नॉर्मल सी ये वो, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान या बल्कि जो मुल्क एज इंडस्ट्री टेररिज्म को इस्तेमाल करता है तो उनके साथ बात नहीं हो सकती। खैर, चीन के हवाले से भी उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट एक आया, अरुणाचल के हवाले से या फिर एलएसी के ऊपर जो कुछ हुआ उनसे, एक जिसे कहते हैं कि एक चाइनीज डिप्लोमेट ने उनसे थिंक टैंक में क्वेश्चन किया था, उस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हो रही है कि जो सी रूट है वहां पर ओसीज और बाकी जो सोमालियन पायरेट्स हैं वो जहाजों को अटैक करते हैं, लेकिन इंडियन नेवी की जो वहां पे डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ाई गई है, और वो बड़े एक्टिव हैं, और बहुत सारे जो शिप्स है उसको बचाया भी है, जिससे मैं कहता हूं कि वर्ल्ड रिकग्निशन और बड़ी है इंडिया की दुनिया भर में। जिस तरह भी हमने बल्गारिया को देखा, इससे पहले और कंट्रीज का हमने देखा, पाकिस्तान के जो फिशरमैन है उनको बचाया गया था एक डेढ़ दो माह पहले, उनकी कश्ती को बचाया था। तो इस तरह की चीजें, ऐसे लग रहा है कि एज ए ग्लोबल पावर अपनी चीजों को एक्सपेंड कर रहा। इस फील्ड में क्या हो रहा है इस पे भी बात करेंगे, और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू फकर भाई फॉर इनवाइटिंग मी। आपको और आपके सभी दर्शकों को बखैर रागलई, गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच, आपको भी पखैर रागले, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। डॉक्टर साहब, बात शुरू करेंगे। डॉक्टर जयशंकर बड़े एक्टिव रहते हैं थ्रू आउट वर्ल्ड, उनका जाना और मुख्तलिफ थिंक टैंक्स में, मुख्तलिफ इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं, और मतलब सुना भी बहुत सीरियसली जाता है उनकी, कोई भी स्टेटमेंट उनका हो बड़ा सीरियसली लिया जाता है दुनिया भर में। चीन के साथ भी इंडिया के मामलात, मैं कहूँगा अगर खराब नहीं है तो बहुत अच्छे भी नहीं है। सेम लाइक दैट पाकिस्तान के साथ भी अगर खराब नहीं है तो बहुत अच्छे भी नहीं, आना जाना नहीं है, हाई कमिश्नर नहीं है, ना पाकिस्तान का दिल्ली में है, ना दिल्ली का यहाँ इस्लामाबाद में है। बाकी स्टाफ जो है वो मेंबर्स यहाँ पे अपनी अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं। अच्छा, बात होती है अक्सर, ये बात पाकिस्तानियों से भी पूछ ली जाती है और इंडिया वालों से भी पूछ ली जाती है कि जी ताल्लुकात ये वो फलां ढिमका, और क्लैशेस भी रहते हैं, तो कभी कभार जब हालात खराब होते हैं उस हवाले से भी क्वेश्चन होते हैं। तो डॉक्टर जयशंकर जी से सवाल हुआ कि जी पाकिस्तान के साथ नॉर्मलसी आ सकती है या नहीं आ सकती, क्या हो सकता है फ्यूचर। तो उन्होंने कहा जी ऐसा मुमकिन नहीं है फिलहाल, यानी उन्होंने टोटली डिनाई किया। वाकई आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया या फिर चीन इंडिया के दरमियान कोई ऐसी चीजें जो पहले थी, रही हैं, बेहतर भी रही हैं, खराब भी रही हैं, अब दोबारा खराब तो जरूर है लेकिन बेहतर नहीं हो सकती? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने फकर भाई, और बड़ा डीप का क्वेश्चन पूछा। देखिए, अगर हम एज एन एनालिस्ट देखें, जी पहले पाकिस्तान इंडिया देख लेते हैं, फिर चाइना इंडिया देख लेंगे। प्लीज। देखिए, पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है इंडिया से, वो सही नहीं है। इसकी डायग्नोसिस अगर हम करें कि वो कौन से कारण हैं, वो जैसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं, विच आर द मेजर इरिटेंट्स, जो कि पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप, जी पाकिस्तान से अगर आप पूछेंगे तो उनका एक ही है कि द मेजर इरिटेंट इज कश्मीर इशू। एग्जैक्टली। ठीक है ना? और अगर आप इंडिया से पूछेंगे तो उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि वो तो टेररिज्म करते हैं। तो शायद इंडिया के लिए मेजर इरिटेंट टेररिज्म है, और पाकिस्तान के लिए मेजर इशू कश्मीर है। जी बिल्कुल। पॉइंट ये कि क्या ये इशू रिजॉल्वेबल है? क्या कश्मीर का इशू रिजोल्यूशन के थ्रू आ सकता है, जबकि दोनों देशों का जो बेसिक व्यू पॉइंट है ऑफ द देश कैसे बनते हैं, नेशन कैसे बनते हैं, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। तो जहां तक मुझे लगता है फकर भाई कि अगर हम बांग्लादेश को देखें,
जो जी, कि इंडिया से टूटा और पाकिस्तान से टूटा। बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान के संबंध नॉर्मल है। आंसर है, क्वेश्चन है क्यों? और बेशक। पाकिस्तान के साथ नॉर्मल नहीं है, फिर ये दोनों क्यों, जबकि दोनों एक ही फिनोमिना है, दोनों भारत से टूटे, फिर उसके बाद वो अलग अलग देश बन गए। लेकिन बांग्लादेश अपने आप को बांग्लादेश कह रहा है, उसकी भाषा जो राष्ट्र भाषा है वो बांग्ला है। उन्होंने उर्दू नहीं बनाई। उनका जो ये नेशनल एंथम है वो फारसी में नहीं है, उनका नेशनल एंथम बंगाली में है, उनकी भाषा नेशनल बंगाली है। वो अपने आप को बंगाली करने में, कहने में नहीं शर्मा रहे। पाकिस्तान की समस्या यह है कि उर्दू जिस भाषा के लिए आपने बेसिकली बांग्लादेश को, यू बेसिकली लॉस्ट इट, उसका आपने नेशनल एंथम तक नहीं बनाया है। नेशनल एंथम भी फारसी भाषा में है। तो पॉइंट ये आएगा कि पाकिस्तान की समस्या क्या है, कि ये अपनी लोकल चीजों से क्यों इतनी नफरत करते हैं। आप पश्तो में ही जी, बना देते, आप बिल्कुल। सिंधी में बना देते, आप बलोच में बना देते, आप पंजाबी में बना देते। क्या पंजाबी में पाकिस्तान का नेशनल एंथम नहीं हो सकता? पश्तो में बिल्कुल नहीं हो हो सकता, सकता? बिल्कुल हो सकता। तो पॉइंट ये कि क्या ये लैंग्वेजेस इंफीरियर है? क्या इन लैंग्वेजेस की हिस्ट्री नहीं है? जी, क्या ये लैंग्वेज में इंसान एक दूसरे से अपनी बातों और अपने इमोशंस का एक्सचेंज नहीं कर पाते? देखिए फकर भाई, मैं क्यों कह रहा हूँ, पाकिस्तान का किसी के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान का अपने साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। और गुड। वो जिद है कि हम इसको अच्छा नहीं करेंगे। उस जिद के लिए उन्होंने, आप मतलब समझिए कि न्यूक्लियर बम बना रखा है, मगर वो अपनी बात से या अपनी गलती को रिविजिट करने को तैयार नहीं है। कोई भी पाकिस्तान को अपनी हिस्ट्री के लेंस से देखना नहीं चाह रहा। तो सही। अब क्या संबंध है आपका? इन कश्मीर बना दो, कश्मीर बना करके भी क्या आपने जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट अपने किताबों में पढ़ा है, उससे कश्मीर का क्या लेना देना था? सही। आपने जो एंटी हिंदू सेंटिमेंट मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा है, उसका कश्मीर से क्या लेना देना था? मेरी तो आज तक ये समझ में नहीं। आप कहते हैं मेजर इरिटेंट कश्मीर है। मेजर इरिटेंट है अपने आप से नफरत करना, अपनी इतिहास से नफरत करना। आप अपने स्पिरिचुअल कंटेंट बदल सकते हो। आप जी, एथीस्ट हो सकते हो, थीस्ट हो सकते हो, एक्स गॉड को मान सकते हो, वाई गॉड को मान सकते हो। आप कल्चर नहीं चेंज कर सकते। आपका बच्चा यदि पश्तो है तो वो पश्तो ही रहेगा भाई, उसका कल्चर वही है, वो वही खाना खाएगा, वो वही सोचेगा, वो उसी हिसाब से दुनिया को, वो पठान ही रहेगा। आप बेशक। दुनिया का उसको कोई रिलीजन दे दीजिए, हिंदू बना दीजिए, बुद्ध बना दीजिए, क्रिश्चियन बना दीजिए, मुस्लिम बना दीजिए, उसको अथीस्ट, वो रहेगा पठान, वो पठान का ही बच्चा रहेगा। ये बेशक। बेसिक बात क्यों नहीं दुरुस्त। समझ में आ? तो पॉइंट ये है कि मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान का रिश्ता अपने आप से अच्छा होना है। जिस दिन वो अपने आप से अपना रिश्ता अच्छा कर लेंगे, उनको उनको पता चलेगा कि जिससे हमने रिश्ते बिगाड़े हैं यही हम है। मतलब सारी जिंदगी धूल पोंछते रहे या मुंह साफ करते रहे या कुछ ऐसा है ना, वो आईने पे गंदगी थी या मुंह पे गंदगी थी, ऐसे करके जो बात है वो वही है। देयर इज नो इश्यूज। पाकिस्तान इज इन अ सीरियस क्राइसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। ये जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है ना फकर साहब, ये बहुत, ये कोई भी आदमी जो समझ रहा है वो और क्या नया बता देगा? कोई भी नहीं। मान लीजिए एक आदमी अगर पाकिस्तान में, इट मे बी लिटिल हार्श, बट कोई अथीस्ट बन जाए, तो फिर वो क्या पाएगा अपने आप को? वो पाकिस्तानी भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप कह रहे हो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जैसे ही मैंने अथीज्म को ज्वाइन किया, या मैंने अल्लाह के अलावा किसी गॉड को ज्वाइन किया, मैं पाकिस्तानी नहीं बचता हूं। कौन हूं मैं? ऐसी थ्योरीज या ऐसी मायोपिक डेफिनेशन क्यों दे रहे हैं आप, जो कि समाज के बहुत ही चुने हुए या बहुत चुनिंदा वर्ग पे लगेगा? आपने लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं छोड़े हैं। आपका अपने से संबंध खराब है, क्योंकि भारत के साथ आपका संबंध कोई खराब हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे आप भारतीय हो। आप मुसलमान हो सकते हो, आप पॉलिटिकली हमसे अलग हो गए, ये भी एक सच्चाई है। हम चाहते हैं और दिल से, हर पाकिस्तानी की भलाई चाहता है भारत का बच्चा। अगर भारतीयों से आप दुश्मनी तोड़ दें, हम क्या बांग्लादेश में बम भिजवा रहे हैं? वहां पे रॉ क्यों नहीं ये सब हरकतें करवा रहा है? सही। ये क्वेश्चन तो बनेगा ना। तो बिल्कुल हम है। चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, दिल से चाहते हैं, और हमसे ज्यादा तरक्की करे, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली। आप जिस तरीके से तरक्की करना चाहते हैं आप करें, और अल्लाह आपको उसमें सफलता। ये होली के दिन मैं आपसे विश कर रहा हूँ, ईद के दिन भी बेशक। मैं यही विश करूंगा आपसे कि आप बेशक। तरक्की। बट क्या आप करना चाहते हैं? क्वेश्चन इज दिस, डू यू वांट इट? ये तो आपका क्वेश्चन, और आप हमसे पूछ रहे हो कि यार डू आई बिल्कुल। वांट? हाउ कैन आई आंसर अ क्वेश्चन व्हिच बेसिकली इज रेफर्ड टू यू और एड्रेस टू यू? तो जिसे कहते हैं ना, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। तो पाकिस्तान
आपको बैठना पड़ेगा, अपने आप से संबंध ठीक कर लीजिए। अफगानीज भी आपसे परेशान हो गए हैं, ईरानी भी परेशान हो गए हैं, सब परेशान हो गए भाई, क्योंकि आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। आपने स्ट्रीट स्मार्ट आंसर्स बनाए हुए हैं जो आप लोगों के मुंह पे चिपका देते हो ताकि वो उसका जवाब ना दे पाए, लेकिन वो सॉल्यूशंस नहीं है। आपको अंदर झांकना पड़ेगा, आपको एक नॉर्मल मुल्क बनना पड़ेगा जिसका सिर्फ एक काम हो, अपने रिहायशों के वेलफेयर के बारे में सोचना। बाकी उनके घरों में घुसना, उनके मंदिर में घुसना, मस्जिद में घुसना, उनके उसमें घुसना, ये स्टेट का काम नहीं है। सो दिस इज व्हाट, वही वो कह रहे हैं। और आपने ये जो दुश्मनियों के चक्कर में आपने एक इंडस्ट्री बनाई है टेररिज्म, वो टेरर आपकी गलती नहीं है, आपको समझ ही नहीं आता। ये देखिए, सबकॉन्शियसली टेररिज्म पैदा होता ये कि जब आप अपनी किताबों में पढ़ा रहे हो कि हिंदू एक घटिया कौम है, हिंदुओं ने बड़ी वो जोर किए, तो एक नाजुक जो मन है, जो दिमाग है, उसके पास हर कोई तो आइंस्टाइन लेवल का बुद्धि नहीं होता है ना सबके पास, तो वो उसको दुश्मनी पूर्वक देखने लगता है। तो उसको जरा सा भी अगर कोई ऐसी वीडियो दिखा दी जाए जो कि एक नॉर्मल डे टू लाइफ में किसी भी सोसाइटी में हो सकती है, तो वो उसको देख के द्वेलित हो सकता है, उसके अंदर हिंसा की भावना आती है कि भाई हमें तो इनको वो करना है, ये तो दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन है। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान क्या दुश्मनियां पढ़ाएगा स्कूलों में? पाकिस्तान क्या नफरतें पढ़ाएगा स्कूलों में? तो दिस ऑल आई एम सेइंग इज दैट कि आप जाने अनजाने इंडस्ट्री ऑफ टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो। जो आप कहते हो कि स्टेट नहीं करता, उसका रीजन ये है कि लोग इंटरप्रिटेशन के थ्रू ये निकालते हैं कि हमें इस्लाम का काम ऐसे करना है, और फिर आप उनसे डरते भी हो। उसका रीजन है कि स्टेट ही इस्लाम की सेवा के लिए बना है, तो जो आदमी ने भी इस्लाम का झंडा उठा लिया उसके सामने स्टेट तो घुटने पे आ जाएगा, उसके आगे स्टेट की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि उसने कह दिया कि मैं इस्लाम का कॉज कर रहा हूं, तो आप क्या करेंगे? आप उससे कैसे लड़ लेंगे? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि प्लीज फॉर गॉड सेक आप किताबों में झांकिए, बच्चों को ऐसा मन बनाइए जो जो दुनिया का लीडर बने, किसी एक सोसाइटी का नहीं। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, चीन के हवाले से भी उनका कहना था कि भाई अरुणाचल एक मतलब हिस्सा है और हिस्सा रहेगा इंडिया का। चीन इस तरह की बातें ना करे, पहली मतलब क्योंकि हमने लास्ट वीक भी इसके ऊपर शो किया था, लेकिन उस वक्त ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था। ये जो जो मसले मसाइल हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं हम सबके दरमियान, मैं पाकिस्तान की बात भी कर रहा हूँ, मैं चीन की भी कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान की भी कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये इसको सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर पाते? इसकी क्या रीजन है? कि क्या हम अपनी ईगोस की वजह से, या हमारी पॉलिसीज का प्रॉब्लम है, या कुछ और है जिसकी वजह से ये चीजें? मैं कहता हूँ कश्मीर एक इशू था, है और रहे, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। हम कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं जब तक कश्मीर का मसला नहीं सॉर्ट होता तो हम इंडिया से बात नहीं करेंगे। मतलब एक मुझे समझ में नहीं आती कि एक नॉर्मल इंसान ऐसी बात कैसे कर सकता है कि अगर ये मसला है तो इसकी वजह से मैं कोई किसी प्रॉब्लम पे बात नहीं करूंगा। मतलब ये मुमकिन ही नहीं है ना। एक प्रॉब्लम वो है, वो तो चले एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसके अलावा जो चीजें उस पर तो हो सकती है, बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती है, बेहतर हो सकती है, फायदा हो सकता है। क्यों नहीं कर पाते हम ये? तीनों कंट्रीज की मैं बात कर। देखिए, अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, लेट्स से आप पाकिस्तान, जी जी तो बिल्कुल। मैं अगर पाकिस्तान से बोलूं कि भाई हिंदुस्तान से हमारे संबंध खराब हैं जी क्योंकि कश्मीर समस्या उसका कारण है, कश्मीर का जी जो वो है, तो मेरी किताबों में कश्मीर के बारे में पढ़ाओ ना, जी कश्मीर की समस्या के बारे में बताओ कि क्या क्लेम है कश्मीर के ऊपर। जी बिल्कुल। तुमने ये क्यों पढ़ा दिया कि हिंदू बुरे हैं तो सिख बुरे हैं तो ये बुरे हैं तो वो एग्री। बुरे हैं? इसका क्या लेना बिल्कुल था जबरदस्त। कश्मीर की समस्या से? बिल्कुल ठीक। आप किताबों में पढ़ाओ कि भाई कश्मीर का ये समस्या है, सच ही बता दो कि भाई कि हमने टू नेशन थ्योरी ये है कि क्या बर्रे सगीर में यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो ये पॉपुलेशन रहती है, क्या उस पॉपुलेशन का कल्चर हिंदुस्तानी नहीं है, उसका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम के आने के पहले वहां क्या था, इसका कोई लेना देना नहीं। आप कश्मीर पढ़ाओ, कश्मीर की हिस्ट्री भी तो बताओ कि उस बिल्कुल। कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पे है। आप ये भी तो बताओ कि उसकी कैपिटल का नाम श्रीनगर है। तो बताओ तो भाई कि हमारा क्लेम यह है कि वहां के लोग मुसलमान बन गए, तो अब हम वहां पे पॉपुलेशन के आधार पे चाहते हैं कि वो हमारा हो जाए, क्योंकि वो लोग मुसलमान है। तो भारत के लिए मुश्किल ये है फकर भाई कि ये ऐसी, ये भारत की नहीं, अब तो सारी दुनिया इसके अगेंस्ट में खड़ी हो गई है, जो ये कह रहे हैं कि भाई हम नहीं कर सकते, क्योंकि कल को भारत के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए तो वो कहेगा ये पाकिस्तान है, क्योंकि वो अपनी कल्चर ट्रेडिशन को नहीं मानना चाहता। आपको इससे रिकंसाइल करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं आप कश्मीर समस्या बताएं बच्चों को किताबों में, मगर आप ये क्या पढ़ा रहे हो कि फलाना ऐसा है, ढिमकाना ऐसा है, वो ऐसा बिल्कुल है। बिल्कुल गलत मुझे है, गलत है। जी,
जी, एग्ज़ैक्टली। तो ये माइंडसेट बनाने की बात है। अगर आपने लोगों को आप लोगों से ये भी कहते हो कि आप वो मत बनाओ, कौमियतें मत बनाओ। इस पाकिस्तान एक कौम है, क्या ये जी, पॉसिबल है भाई साहब? क्या एक पठान पाकिस्तानी बन गया तो वो पठान अपनी आइडेंटिटी फेंक देगा? सही कह रहे हैं। ये कैसी बातें आप कर रहे हो? आप किससे आप कल को कश्मीरी बना लोगे, कहोगे कश्मीरी छोड़ दो, तुम तो अब पाकिस्तानी बन गए। तो वो राइट, काहे का फिर कश्मीरी की तो नहीं लड़ाई लड़ देना। आप उसकी भाषा उर्दू बना दोगे, कश्मीरियत मिटा दोगे। कश्मीर में कश्मीरी जो है वो शारदा लिपि में पढ़ी जाती है, अल-बरूनी की किताब ही पढ़ लें आप। तो मैं पॉइंट कर रहा हूं कि जब आप एक थ्योरी को लेके बैठे हुए हो कि पाकिस्तान बनेगा जो हिंदुस्तान या पाकिस्तानी बनने के बाद सारी कौमियतें खत्म हो जाएंगी, क्या ये संभव है? आर यू आप बताइए, आप हुँ, एक पठान है, आपके हजारों साल की हिस्ट्री है, क्या आर यू रेडी टू सरेंडर यू पश्तो भाषा एंड पठानी नो, आइडेंटिटी जस्ट बिकॉज यू हैव बिकम अ पाकिस्तानी? नो, दिस इज इनह्यूमन। हजारों एग्ज़ैक्टली, हजार साल में भाषाएं डेवलप होती हैं भाई, एक दिन में नहीं डेवलप होती। पश्तो एक बिल्कुल, खूबसूरत भाषा है, जैसे अरबी एक खूबसूरत भाषा है, वैसे बिल्कुल, पश्तो एक खूबसूरत भाषा है, बिल्कुल, वैसे सिंधी बिल्कुल, खूबसूरत भाषा है, बलोच खूबसूरत भाषा, सारी भाषाएं एग्ज़ैक्टली, खूबसूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी बन गए हो तो अब तुम पश्तो भूल जाओ, उसको हम नहीं बनाएंगे। क्यों भाई? हुँ, आप उर्दू उसको स्वेच्छा से सीखने दीजिए, कोई बुराई नहीं। उर्दू इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, मुझे बहुत पसंद है, मेरे बिल्कुल, दिल के करीब है उर्दू। बहुत अच्छी मीठी जबान है, मीठी भाषा है। लेकिन क्या उर्दू पश्तो से सुपीरियर है? ये होगा भाषा की आइडेंटिटी? क्या भाषाएं आपस में लड़ाई लड़ेंगी? इंसानों के द्वारा डेवलप की गई एक भाषा दूसरी भाषा से छोटी या बड़ी हो सकती है? सही, मैंने पश्तो सुनी है, पश्तो के गाने सुने, मैं इतने बेहतरीन मुझे म्यूजिक लगता है उसका, मैंने कहा क्या बुराई है इस भाषा में? तो आप हुँ, उनसे पूछिए ना कि क्या मैं पाकिस्तानी बनने के लिए पठान होना बंद हो जाऊं? क्या मैं पाकिस्तानी जी, होने के लिए सिंधी होना बंद हो जाऊं? बेशक, आप कह रहे हो बेशक, कौमियतों को मार दो, फिर आप हमसे लड़ दो। आप उनको कश्मीरी बना के क्या करोगे? मैंने तो पढ़ा है हुँ, कश्मीर का आपका एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 1976 का, या क्या नाम है, आजाद जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, वो मैंने पढ़ा है। क्या है उसमें कि जो है उसका हेड ऑफ स्टेट खाली मुसलमान बन सकता है और उस वो रियासत की जो रिलीजन है वो इस्लाम होगा। क्या उनकी क्या कश्मीर में इस्लाम के आने से पहले सारे कल्चर, बुद्धिज्म का कल्चर, हिंदुओं का कल्चर सब इतना खराब है कि वहां का रिलीजन आप हुँ, स्टेट बना दोगे? वहाँ का बिल्कुल सही, रिलीजन भी बना दोगे? पॉइंट फकर भाई, बिल्कुल जिस सही, थ्योरी में आप चल रहे हो इट इज़ नाउ आउटडेटेड। आइए चाइना राइट, की, नो डाउट अबाउट दैट। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा-सा आजकल चाइना वाली बात मैं बोल दूँ बस 1-2 जी, सेंटेंस जी, आप प्लीज़, प्लीज़, वो प्लीज़, रहेगा। प्लीज़। चाइना की बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज अ वेरी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। और जब मैं डेमोक्रेसी कहता हूं ना फकर भाई, मेरा डेमोक्रेसी से कतई मतलब नहीं होता है इलेक्शन। डेमोक्रेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग जी, इलेक्शन है। मगर क्या मैं इलेक्शन के थ्रू डिक्टेटरशिप ला सकता हूँ? क्या ठीक, मैं इलेक्शन के थ्रू शरिया डिमांड कर सकता हूँ? क्या मैं इलेक्शन के राइट। थ्रू अनडेमोक्रेटिक मीन्स या डिमांड रख सकता हूँ? आंसर है नहीं। हुँ, मैं इलेक्शन करके ये तो नहीं कह सकता कि मर्द और औरत इनइक्वल है, अनइक्वल है, वो दोनों अलग-अलग है और उन दोनों में समानता नहीं है, नहीं जी, किया जा सकता। डेमोक्रेसी की प्री कंडीशन होती है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ राइट, लॉ कहता है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, बी इट व्हाटएवर जेंडर दे कैरी और व्हाटएवर रिलीजन दे फॉलो और जी, जी, व्हाटएवर कल्चरल बैकग्राउंड दे कम फ्रॉम, ऑल ऑफ देम आर इक्वल, ऑल लैंग्वेजेस आर इक्वल, ऑल कल्चर्स आर इक्वल। सो इंडिया की दिक्कत ये है कि इट्स बिसीज्ड बाय कंट्रीज व्हिच आर नॉन हुँ, डेमोक्रेटिक। ठीक है ना? चाइना उसमें सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, डेमोक्रेसी नहीं होने के कारण क्या होता है कि एक आदमी का विल जो है वो पूरे देश का विल बन जाता है। अब हुँ, जो शी जिनपिंग साहब है वो हार्ड हेडेड आदमी है, उनका ये मानना है द टाइम फॉर चाइना हैज कम। और वो हुँ, अपनी जीवन काल में चाइना को देखना चाहते हैं, उस जो उनका आइडिया ऑफ चाइना है उसके पीक पर देखना चाहते हैं। तो और वो सही, उसको अचीव करने का भाषा वो फोर्स समझते हैं। बट इंडिया हैज ग्रोन अ लॉट, हालांकि हमारा इकोनॉमिकली अभी उनसे कोई मुकाबला नहीं है। हम हार्डली अभी $4 ट्रिलियन हैं, चाइना बिल्कुल, 18-19 ट्रिलियन पे बैठा जी, पड़ा है। बिल्कुल, 5 ट्रिलियन, 5 गुने का अंतर है। चाइना इज वे वे अहेड। परहैप्स चाइना इज मिलिटरीली आल्सो स्ट्रॉन्गर देन अस, इसको मानने जी, में भी कोई गुरेज नहीं बिल्कुल, है। हम डिफेंस तो कर सकते हैं पर हम चाइना से जाके अंदर घुस के उनको लड़के हरा दें, ऐसा कोई बिल्कुल, हमारा खुशफहमी नहीं है। चाइना इज अ राइट, वेरी स्ट्रॉन्ग पावर एंड चाइना इज हियर टू स्टे। अगर हम ये सोचें कि कल चाइना खत्म हो गया और इकोनॉमिकली बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि सारी दुनिया का प्रिडिक्शन ये है कि आने वाले 10-20-30 सालों में जो टॉप 3 इकोनॉमी होंगी वो चाइना होगा, वो इंडिया होगा और अमेरिका होगा, यही होंगी। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि चाइना इज हियर टू स्टे।
कोई कोलैप्स नहीं ओके, हो रहा है, कोई इधर-उधर थोड़े बहुत झटके लगेंगे वो इंडिया को भी लगेंगे, बट बिल्कुल चाइना ठीक। एंड अमेरिका आर हियर टू स्टे। अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम डेमोक्रेटिक लोग हैं और शी जिनपिंग साहब हैं वो लेके गलवान में फोर्स आ जा रहे हैं। तो वही कहा है हुँ। जयशंकर साहब ने, अभी आप ही मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे, जो जी, जी। चीन में हुआ और उनके जो चाइना के ही एक जूनियर जी, एम्बेसडर ने बिल्कुल। बताया, पूछा कि जयशंकर साहब से कि भाई बताइए क्या हो सकता है चाइना इंडिया का रिलेशनशिप? तो जयशंकर साहब ने बहुत एप्ट रिप्लाई दिया, वो ये कि चाइना को अपनी फोर्सेस एलएसी पे कम करनी पड़ेंगी। हुँ, संबंधों की खराब होने का कारण एलएसी है, अदरवाइज राइट, एवरीथिंग वाज हाउंकी डोरी ना। तो आप अगर बिल्कुल, संबंध को खराब नहीं करना चाहते, एलएसी पे से अपने सैनिकों को कम कीजिए। आप और जो जो एग्रीमेंट आपने साइन किए हैं उसको आप ऑनर कीजिए। आप एग्रीमेंट भी साइन करोगे, उसको तोड़ोगे भी, फिर सेना लेके घुस जाओगे इलाके में, कहोगे हमारा हो गया, हम पीछे भी नहीं हटेंगे, और आप कह रहे हो रिलेशनशिप अच्छे हो जाए। ऐसे तो नहीं होता ना फकर भाई। सो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट इंडिया चाइना। चाइना नीड्स टू अंडरस्टैंड कि डेमोक्रेसी में या आने वाला समय में वॉर नहीं होगा। आप देख रहे हैं रशिया का हाल क्या हुआ। बिल्कुल, वो तो सोच बिल्कुल, रहे थे हम दुनिया की पावर है, और हम लोग भी सोच रहे थे भाई चाइना मतलब रशिया पता नहीं कौन सा पावर है। एक छोटे से कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन भी नहीं है, उनके बिल्कुल, दांत खट्टे करके रख दिए। एग्ज़ैक्टली, नेपाल से सेना ले जा रहे हो, इंडिया से लोगों को बरगला के बुलाना पड़ रहा है, कहीं और से बरगलाना बिल्कुल, बुलाना। ऐसा ही, ऐसा ही, सो वॉर इज नो सोल्यूशन। एग्ज़ैक्टली, ये बात तो रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट ने प्रूव कर दी कि सिवाय इकोनॉमी के बर्बादी के और लोगों को मरवाने के और कुछ अपने कुछ भी ये नहीं है, इन्वेस्टमेंट बर्बाद करने के कुछ नहीं होने वाला। एग्ज़ैक्टली गॉन और आर ये द डेज ऑफ वॉर। क्लियर ये बात बिल्कुल मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया के सामने ये बात बिल्कुल क्लियर हुई और आपने बहुत ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल दी है। किसी से ढकी-छुपी नहीं है, तकरीबन तीसरे साल में ये जंग जा रही है और नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा किसी को भी नहीं हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब लास्ट में थोड़ा-सा क्योंकि सी रूट दुनिया में ट्रेड एंड बिज़नेस के लिए 70 या 75% जो बिज़नेस होता है, उसी रूट्स के ज़रिए होता है। आजकल हौसीज़ हैं, बाकी सोमालियंस और इस तरह के लोग अटैक्स करते हैं जहाज़ों को जो शिप्स सामान लेके आती जाती है मुख्तलिफ इलाकों में। इंडिया ने नेवल डिप्लॉयमेंट किए मुख्तलिफ एरियाज़ में और वो बड़ा फ़ायदेमंद भी रही है अगर देखा जाए तो बहुत सारी उसको बचाया भी है। लेकिन मैं भी इंडियन नेवल चीफ का पढ़ रहा था कि जो इंडियन फ्लैग शिप्स हैं, उसको अभी तक कोई अटैक नहीं हुआ लेकिन बाकियों को उन्होंने बचाया है। ये कब मतलब ये सिलसिला अभी बस परमानेंट बेसिस पे रहेगा जिस तरह किसी जमाने में हम यूएस को देखा करते थे कि जी मिडिल ईस्ट में मौजूद है, इधर मौजूद है, या कुछ टाइम के लिए फिर नॉर्मल सी आ जाएगी और ये हटा दी जाएंगी? ये जो फोर्सेस की बात कर रहे हैं आप, जी बिल्कुल, नेवल फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए हटनी तो नहीं है, बिकॉज कि जैसे इंसान तो हर तरह के हैं ना फकर भाई। बिल्कुल, तो जैसे हर देश में चोर उचक्के लुटेरे ये मिलेंगे ही मिलेंगे, कि इंसानी समाज है, इसमें ये सब होना ही होना है। तो आपको पुलिस चाहिए ही होगा, पुलिस तो आप हटाने से रहे, मिलिट्री आपको चाहिए ही होगी, आप मिलिट्री हटाने से रहे। हालांकि अब मुझे नहीं पता, जो लोग यूनाइटेड नेशन चार्टर के बारे में पढ़ेंगे तो आइडिया यही था, यूएन चार्टर के पीछे जो एक फिलॉसफी थी, उस फिलॉसफी का नाम था कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म। और उस कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म के 3 जो थे वो समझ लीजिए पिवट थे। पहला था डिसआर्मामेंट, कि हर देश डिसआर्म हो जाएगा, नहीं हुआ कोई भी। दूसरा ये था कि जब वो डिसआर्म होगा तो सिक्योरिटी काउंसिल आर्म्ड हो जाएगी। और तीसरा ये था कि वो बस लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट मैटर उनके अंडर में होगा, स्टेट्स के अंडर में। बाकी ये जो डिफेंस विफेंस का मैटर है ये सिक्योरिटी काउंसिल टेक ओवर कर लेगा। ये आइडिया था कि इसको कहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ठीक है ना। जो यूएन चार्टर यदि आप पढ़ें, आर्टिकल 25, आर्टिकल 27, आर्टिकल 39, ये सब आप पढ़ेंगे तो आपको उसका आइडिया लग जाएगा कि क्यों बनाया गया था इसको। उसी तरीके से आप बिल्कुल, सी रूट को भी देखें, बहुत बिल्कुल, वॉल्यूमनस इंटरनेशनल ट्रेड आज भी सी रूट से होता है, और दुनिया में हमेशा सी रूट से ही होगा। क्योंकि ये जो इतने बड़े बड़े हवाई जहाज नहीं बन सकते कि इतना लंबा चौड़ा कार्गो और ये सब चीजें वो हवाई जहाज के थ्रू आ सके। तो सी रूट्स विल रिमेन अ वेरी क्या कह लीजिए क्रूशियल एंड क्रिटिकल। तो फ्रीडम इंश्योर करना सी रूट पे ये तो जिम्मेदारी रहेगी हर देश की। मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि भारत तो करे ही करे, लेकिन और भी देश जो हैं जो कैपेबल हैं, क्योंकि भारत ही सारा खर्चा उठाए ये भी ठीक नहीं है, और भी देश जो कैपेबल हैं वो ये कह सकते हैं कि भाई इंडियन नेवी को, जैसे मोहम्मद बिन सलमान साहब कह रहे हैं ये बात कि हम इंडिया की
जो को एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इस रीजन का, वो मान चुके हैं। ऑलमोस्ट एक एक्सेप्टेंस है दुनिया भर में कि एशिया के रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडिया है, क्योंकि चाइना को लोग सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में नहीं देख रहे, इंडिया को एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देख रहे। मगर ये कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का खर्चा तो होगा ना भाई, आप तेल बिल्कुल है। इंडियन नेवी अगर अपने वो शिप्स दौड़ाएगी उड़ाएगी तो शिप लगेंगे, लोगों के और भी बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। एग्जैक्टली। तो आई वुड आइडियली सी कि एक मतलब एशिया में अभी तक नहीं हुआ आज तक कभी, जैसे कि ना आप देखिए यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, अफ्रीकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, बट देयर इज नो एशियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, कभी बैठ के हम लोगों ने बनाया नहीं। तो एशिया नीड्स टू कम टुगेदर, और उसमें जो है कई एशियन रीजन है जो ऑलमोस्ट इंडिया के रोल को एक्सेप्ट कर चुके हैं। आई गेस चाइना इज द मेजर इरिटेंट एंड टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान, कि वो नहीं चाहते कि इंडिया की कोई बढ़ती हुई रोल हो, बट ऑलमोस्ट एवरीवन हैज एक्सेप्टेड इट। तो ये शिप्स तो नहीं हटाई जाएंगी, बल्कि यही होगा कि कोलैबोरेट करें और लोग भी आए सामने इसमें साथ दे, और जो उसका ट्रेड रूट है, क्योंकि याद रखिए केप ऑफ गुड होप से ही हम गुलाम बने थे अंग्रेजों को, जब ओटोमन अंपायर ने एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले रास्ते को बंद कर दिया था और उस पे जब उनका कब्जा हो गया था, तो फिर यूरोपियंस के सामने आया कि भैया हम ट्रेड कैसे करेंगे, क्योंकि ऑटोमन्स ने तो वो रास्ता ही छेक लिया जो पहले यूरोपियंस का पार्ट हुआ करता था। सो फिर उसको जो क्या समझिए बाईपास करने के लिए जो रास्ता चुना गया था या ढूंढा गया था, हमने अपनी हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा, उसका नाम था केप ऑफ गुड होप, जो कि सी रूट है, शॉर्टेस्ट सी रूट है यूरोप से इंडिया आने का। और आज की डेट में केप ऑफ गुड होप से काफी वॉल्यूमिनस ट्रेड होते हैं, सुएज कनाल है जिससे बहुत बड़ी ट्रेड होता है। तो आई डोंट थिंक कि देयर विल बी एनी जिसे कह लीजिए वाटरिंग डाउन ऑफ द सिक्योरिटी प्रेजेंस ऑफ इंडिया, बल्कि बढ़ाई जा सकती है, बीफ अप किया जा सकता है, बट एट नो कॉस्ट ओके, की वो कम होगा। बिल्कुल सही है। और मेरे ख्याल में क्योंकि हालात अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा बेहतर नहीं है यहाँ पर भी, और ये जो आप कहते हैं ना चोर चकट्टे चक्के जो होते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये बढ़ रहे हैं, और ये पूरी एक इंडस्ट्री बन गई है इस तरह की कि वो उन जहाज़ों को लूटते हैं, उनसे पैसा लेते हैं 1-1 मिलियन, 2-2 मिलियन डॉलर्स, और फिर उनको जाके वो छोड़ते हैं उनके स्टाफ्स को और उनके ये सारा कुछ। लेकिन उससे मसला ये होता है कि एक तो रूट लंबा हो जाता है, और सेकेंडली ये है कि फिर आपका जो बिजनेस कम्युनिटी होती है, अगर कोई यूरोप में बैठा हुआ है और वो इंडिया कोई माल भिजवा रहा है या चाइना भिजवा रहा है या फिर जापान या किसी और कंट्री में भिजवा रहा है या मिडिल ईस्ट से, तो इस रूट से जाता है और वो फिर मतलब बहुत सारे खतरे होते हैं, उसकी वजह से उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो आम लोग हैं, यानी मैं और डॉक्टर साहब जैसे, बेशक हम मैं पाकिस्तान बैठा हुआ हूँ, डॉक्टर साहब इंडिया में बैठे हुए, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है। ये यूक्रेन जंग में भी हमने देखा कि प्राइसेस एकदम से ना शूट कर गई थी, स्पेशली ईडेबल ऑयल्स और इस तरह की चीजों की या बाकी चीजों की भी। खैर एनीवे डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात थैंक होगी। यू फकर भाई, बस एक जी सेंटेंस जी, और प्लीज बोल दूं, मेरे प्लीज दिमाग में प्लीज। आया। देखिए, मैं जब स्टूडेंट था ना, तो मैं पढ़ता था, एक यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन होता है क्रिमिनल लॉ में, कॉन्सेप्ट है कि आप अगर कोई कंट्री अपना यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन इन्वोक करता है, तो कुछ ऐसे क्राइम है कि कोई कहीं भी किसी की जगह भी क्राइम किया हो, आप उसको अपने कंट्री में सू कर सकते हैं, प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, सॉरी। जी, दुनिया का सबसे पुराना क्राइम है, उसका नाम है पायरेसी, और यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन है, ये भी याद रख लीजिए। कोई कहीं भी किसी के भी अगेंस्ट में वो करे, क्राइम करे पायरेसी का, कोई भी देश उसको प्रोसिक्यूट कर सकता है। इट्स एन ओल्डेस्ट, तो इट्स नॉट, ये नहीं कि बढ़ रहा है, यही बिल्कुल एक ऐसा क्राइम था जो शुरू से था, समुद्री लुटेरे या समुद्री डाकू। जबरदस्त, तो बिल्कुल। और कजाक भी कहा जाता था, बम जी पड़ा जी करते थे, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन खैर एनीवे, उसको रोकना या फिर जो भी इसको कंट्रोल करना वो पड़ेगा, क्योंकि आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में शायद उस वक्त तो इतना ट्रेड नहीं होता था, क्योंकि दुनिया छोटी थी, इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। अब 8 बिलियन की पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रेड एंड बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा है, और सी रूट सबसे मतलब ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रूट होता है। खैर एनीवे डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर टाइम, एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।